ओके, स्वागत है फिर से आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 2 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 परमाणु की संरचना, जिसमें आज हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। ठीक है, आपने पहले भी स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, स्पेक्ट्रम क्या चीज़ होती है उसके बारे में, लेकिन आज हम लोग जो कंटिन्यू करेंगे वो होगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को जानने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि स्पेक्ट्रम होता क्या है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम क्या होता है? जब किसी श्वेत प्रकाश को, सफेद रंग की किरण को किसी प्रिज्म में से गुजारते हैं तो वो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। क्या बोला? ये एक प्रिज्म है, प्रिज्म में से एक श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं, श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो यहां पास क्या होती है? श्वेत प्रकाश जो है अपने अवयवी रंगों में, मतलब 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों रंग में ऐसे विभक्त हो जाती है। और इस रंगों का कलर हम लोग विबग्योर से जान सकते हैं, विबग्योर। ठीक है, तो ये कैसे होता है? यहां पास स्पेक्ट्रम क्या कहलाता है कि कोई भी सफेद रंग के प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होना ही स्पेक्ट्रम कहलाता है। सिंपल है एकदम। स्पेक्ट्रम क्या होता है? श्वेत रंग की प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होना स्पेक्ट्रम कहलाता है। लेकिन अगर आपको इसको टेक्निकल वर्ड में बोलना है, मतलब थोड़ा सा चेंज करने के बोलना है श्वेत प्रकाश के जगह, तो हम लोग यहां पास क्या बोलेंगे कि विद्युत चुंबकीय विकिरण, कोई विद्युत चुंबकीय विकिरण अपने अपने अलग अलग आवृत्तियों में विभक्त होना, अलग अलग आवृत्ति के अनुसार एक क्रम में जमना। ठीक है, जिसकी आवृत्ति ज्यादा है वो ऊपर, फिर उसके बाद आवृत्ति या फिर तरंग दैर्घ्य दोनों के अनुसार क्रम में अलग अलग विभक्त होना, विद्युत चुंबकीय तरंग या विकिरण। विद्युत चुंबकीय विकिरण एक्चुअल में बहुत सारे रंगों से मिलकर बनी होती है, जो अपने अपने आवृत्ति या फिर तरंग दैर्घ्य के हिसाब से अलग अलग विभक्त हो जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। आपको जो भी सिंपल लगे वो आप लिख सकते हैं। क्लियर है? अभी बस बेसिक जान रहे कि होने क्या वाला है इस चैप्टर में, फिर सभी को पॉइंट टू पॉइंट लिख कर पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? चलो कंटिन्यू करते हैं इसके बाद। तो आपको होप समझ आ गया होगा कि जो स्पेक्ट्रम होता है क्या होता है। चलो अब हम लोग करेंगे क्या? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब नाम में आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन ही क्यों लेते हैं? हमारे पास तो टोटल 118, पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो हमारे पास परमाणुओं की संख्या 118 है, तो हाइड्रोजन को ही सिलेक्ट क्यों किए हैं? ठीक है, क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन ही क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आवर्त सारणी में सबसे छोटा परमाणु होता है, जिसके लास्ट कक्षक में केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर है? जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उसकी स्पेक्ट्रम बनाने में हमको उतनी ही दिक्कतें आने वाली है। बात करेंगे इसके बारे में थोड़ी देर में। ठीक है, कि दिक्कतें क्यों आएंगी? क्योंकि यहां पास हम लोग बात क्या चीज करते हैं कि किसी भी परमाणु को अगर ऊर्जा देते हैं तो ये निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाती है। तो यहां पास तो एक इलेक्ट्रॉन है, जाते हुए दिखाई देगा, और इसके वापस आने पर जो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम होगा, विकिरण होगी, वो भी समझ आएगा किसके कारण हो रहा है? इस एक इलेक्ट्रॉन के कारण। लेकिन अगर परमाणु में एक से अधिक है, जैसे 2 3 4 5 बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, तो इस परमाणु में ऊर्जा देंगे तो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएंगे। उत्सर्जित होने का मतलब एनर्जी ग्रहण करके, ऊर्जा ग्रहण करके उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाएंगे, और उच्च ऊर्जा स्तर से वापस आते समय सब क्या इमिट करेंगे, क्या उत्सर्जित करेंगे? विकिरण उत्सर्जित करेंगे। तो उस समय हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा विकिरण उत्सर्जित हो रहे हैं? ठीक है, तो बाकी परमाणुओं के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो सबसे सिंपल हम लोग बना सकते हैं स्पेक्ट्रम। अगर किसी परमाणु में दिखाना चाहें विकिरण कैसे निकलती है दिखाना चाहें, तो वो होती है हाइड्रोजन। क्लियर है? चलो अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पास देख लेते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता क्या है। समझ आ गया ना हाइड्रोजन क्यों? सबसे पहले मैंने आपको समझा दिया स्पेक्ट्रम क्या होता है, फिर हमने सेकंड समझा क्या
कि हाइड्रोजन को ही क्यों लेते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए, दूसरे परमाणु क्यों नहीं? ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन दिक्कतें आएंगी, ठीक है, जो हमें यहाँ पास दिखाई नहीं देगी। इसके बारे में कुछ ऑब्जर्वेशन करना चाहेंगे तो मुश्किलें आएंगी, इसलिए हम लोग हाइड्रोजन को लेते हैं। तीसरा बात करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इत्मीनान से ध्यान देकर सुनना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। सबसे पहले हाइड्रोजन जो होता है वो एटमॉस्फेयर में अणु के रूप में उपस्थित होता है। हाइड्रोजन जो होता है वो अणु के रूप में उपस्थित होता है, और जैसे इसको हम लोग हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये अलग अलग हो जाता है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में। पहले रहता है अणु के रूप में, जिसको गर्म करने पर ये परमाणु के रूप में ब्रेक हो जाता है, दो परमाणु में ब्रेक होता है। अब एक परमाणु बस के बारे में बात करेंगे। हाइड्रोजन का ये हो गया हमारे पास केंद्र और उसकी एक कक्षक। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रहती है? केवल एक इलेक्ट्रॉन रहता है, तो हमारे पास पहला कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन बस रहेगा। अब देखो, ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन के पास एक ही कक्षक रहता है, कक्षक हम लोग चाहें तो और भी बना सकते हैं, भले उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। चलो ये देखो, ठीक है ना। चलो अब यहां पास क्या करेंगे, जैसे ही हाइड्रोजन अणु को गर्म करते हैं तो परमाणु विभक्त हो जाती है अलग अलग, और ये परमाणु के एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो गर्म करने पर एक्साइट होके निम्न ऊर्जा से लेकर उच्च ऊर्जा में चले जाते हैं। अब यहां पास निम्न ऊर्जा उच्च ऊर्जा से क्या समझ आता है? बोर के परमाणु मॉडल में हमने पढ़ा था कि जो केंद्र के सबसे पास होता है उसकी ऊर्जा होती है निम्न ऊर्जा कक्षा, और जैसे जैसे दूर जाते जाता है इसकी ऊर्जा बढ़ते जाती है, इसकी उच्च ऊर्जा स्तर। देखो, सबसे अंदर वाला कक्षक की बात करें तो सबसे कम ऊर्जा होगा, फिर जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं उसकी ऊर्जाएं बढ़ते जाती है। ये बोर के परमाणु मॉडल ने हमने पढ़ रखा है। यहां पास बोर ने क्या बोला था, जो कक्षक की ऊर्जा होती है वो फिक्स होती है। कक्षक का पहला वाला ऊर्जा सबसे अंदर का कक्षक की ऊर्जा होती है सबसे कम, फिर उसके बाद। तो यहां पास जो इलेक्ट्रॉन रहता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निम्न ऊर्जा स्तर में रहना चाहेगा, और निम्न ऊर्जा स्तर होता है सबसे अंदर वाला कक्षक का। तो ये देखो, एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास, अंदर आ गया। अब जैसे हम लोग गर्म करते हैं तो ये वाला इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होना चालू हो जाता है, उत्तेजित होना चालू हो जाता है, और उत्तेजित होकर निम्न ऊर्जा से लेकर उच्च ऊर्जा की तरफ चलने लगता है। अब जरूरी नहीं है कि सीधा पहला से लास्ट में चले जाए, पहला से दूसरा में जाएगा तब भी उच्च ऊर्जा ही कहलाएगा, फिर दूसरा तीसरा में जाएगा फिर भी उच्च कहलाएगा, ऐसे करके पहले चौथे में भी जाएगा तो उच्च ऊर्जा ही कहलाने वाला। तो यहां पास हमें एक चीज समझ आ गई कि अगर हाइड्रोजन परमाणु में थोड़ी सी भी हीट डालेंगे तो उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा। अब यहां पास उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ये ज्यादा देर तक नहीं, हम लोग जैसे ऊर्जा देना बंद करेंगे, जैसे ही ऊर्जा देना बंद करेंगे उसके बाद केवल 10⁻⁸ सेकंड तक ये इस कक्षक में रहने वाला है, फिर वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। अब देखो ऐसा क्यों होता है। अब एक एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आप खुद स्थिर कहाँ रहना चाहते हैं, अपने घर में या फिर दूसरे के घर में? मेहमान के घर में ज्यादा अच्छा लगता है कि अपने घर में? ऑब्वियस सी बात है। अब अगर आप घर में हैं और किसी मेहमान के घर जा रहे हैं तो ज्यादा दिन तो रुकेंगे नहीं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, उसके बाद वापस एक निश्चित टाइम के बाद वापस तो आ जाएंगे ना, ठीक है, क्योंकि आपको अपना घर प्यार है। वैसे यहाँ पास कोई भी इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में रहना पसंद करता है, तो ये किसी भी दूसरे कक्षक में जाएगा तो केवल 10⁻⁸ सेकंड तक ही रुकेगा, उसके बाद ये आने वाला है वापस, और जिस समय ये वापस आएगा तो यहां से एक विकिरण निकलेगी ऊर्जा के रूप में। आप देखो थोड़ा सा समझो, जब हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना था तो ऊर्जा हमें देनी पड़ती थी, जो ऊर्जा दिए हैं उसी को इमिट करेगा, कब? जब ये इलेक्ट्रॉन वापस अपने निम्न कक्षा की ओर जाएगी तो।
और जैसे ही निम्न कक्षा की ओर जाते रहेगी यहां पास से एक विकिरण निकलेगा जो स्पेक्ट्रम के रूप में दिखाई देता है। हाइड्रोजन परमाणु में निकलने वाली स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहलाएगी। बस इतना ही है, ठीक है। एक बार वापस से बता देता हूं आपको, एक सेकंड रुकेंगे। चलो, तो देख रहे थे क्या, वापस से एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। आपको अच्छे से समझ आना चाहिए यहां पास क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, अच्छे से समझ आना चाहिए। वापस से देखो, ये ऊर्जा स्तर आपको समझ आना चाहिए पहले, ठीक है। अंदर जितना अंदर रहेगा उतना कम ऊर्जा, जैसे जैसे बाहर जाते जाएंगे उसकी ऊर्जाएं बढ़ती जाएगी। क्लियर है? हाँ, तो क्या देख रहे थे, वापस से एक बार रिवाइंड करते हैं, एक बार फिर से इस चीज के बारे में अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन अणु को जब गर्म किया जाता है तो ये अपने परमाणुओं में अलग अलग विभक्त हो जाता है। क्लियर है? गर्म करने पर परमाणु के रूप में आ जाती है। और हम लोग जिस हीट से यहां पास हीट किए हैं, गर्म किए हैं, वो हीट को परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। ये केंद्र है इसका, पहला कक्षक, दूसरा कक्षक, तीसरा कक्षक, चौथा कक्षक, पांचवा, छठा, सातवां, और ये हमारा हो गया। इलेक्ट्रॉन की संख्या हाइड्रोजन में होती है एक, जो निम्न ऊर्जा स्तर में रहती है। यहां पास है हमारा इलेक्ट्रॉन। जैसे ही गर्म किए थे तो हाइड्रोजन परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन था वो उस गर्म यानी ऊर्जा, गर्माहट जो होती है ऊर्जा का एक रूप होती है, तो इस ऊर्जा को ग्रहण करके ये उच्च ऊर्जा स्तर वाले जगह में चला जाता है। अब जरूरी नहीं है सबसे बाहर में जाए, यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, जैसा भी है। जिस हिसाब से हम लोग उसको गर्म करेंगे, अगर कम गर्म करेंगे तो कम दूर निकलेगा, ज्यादा गर्म करेंगे तो ज्यादा दूर जाते जाएगा। वो डिपेंड करता है कि हम कितना टेम्परेचर देते हैं, ठीक है। लेकिन इतना तो क्लियर है कि अगर हाइड्रोजन परमाणु को गर्म करते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, और वो केवल ऊर्जा देना जैसे बंद करते हैं तो केवल वहां पास 10⁻⁻8 सेकंड तक ही रुकता है और वापस अपनी जगह में आता है। और जिस समय वापस आते रहता है तो हाइड्रोजन परमाणु से विकिरण निकलती है, जिसको स्पेक्ट्रोस्कोप से देखने पर हमें समझ आता है कि ये अलग अलग आवृत्ति के तरंग, यानी एक श्रेणी प्राप्त होती है हमको, ठीक है, एक श्रेणी के रूप में प्राप्त होती है। क्लियर है? जिसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। जो विकिरण अलग अलग आवृत्ति की विकिरण निकलती है, विभक्त होती है, उसी को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। बस इतना ही है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी डिस्कस और बाकी है, ये तो मेन था। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे कि इसमें अगर थोड़ा सा एनर्जी दिए तो दूसरा में जाएगा, फिर तीसरा में, चौथा में, पांचवा में, फिर वापस आएगा। सभी कक्षकों का ऊर्जा अलग अलग है। सबसे पहले वाले कक्षक का ऊर्जा अगर E1 माने, दूसरा का E2, फिर तीसरा का E3, E4, E5, E6, E7, E8, ऐसा अगर माने तो सबसे ज्यादा जो ऊर्जा होगी वो सबसे बाहर की कक्षक में होगी। एनर्जी ऑफ 8th ऑर्बिटल इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ 7th ऑर्बिटल, ऐसे करके जाते जाएगा। सबसे ज्यादा ऊर्जा 8वें कक्षक में होगा, फिर 7वें में, फिर 6ठे में, फिर 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। और कोई भी इलेक्ट्रॉन सबसे कम ऊर्जा स्तर वाले कक्षक में रहना पसंद करता है। क्लियर है? अब यहां पास हम लोग देखेंगे कि जैसे इलेक्ट्रॉन दूसरे कक्षक में गया तो पहले में आएगा तो कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी पहला नंबर कक्षक से दूसरे नंबर में जाने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए, और वहां पास से
कितना ऊर्जा रेखा निकलने वाला है, ये 2 चीज काउंट करेंगे। फिर वैसे पहले से अगर तीसरा में चला गया या दूसरा, चौथा, पांचवा, छठवां किसी भी में चला गया तो वापस आते समय कितनी रेखाएं बनाएंगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ, और उन दोनों ऊर्जाओं का स्तर चेक करेंगे। जैसे पहले से 5वें में जाना है तो पहले से 5वें कक्षक में भेजने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, उसकी हम लोग गणना करेंगे। और गणना करने के बाद उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो हम लोग इस चैप्टर के अंतिम में करेंगे। क्लियर है? चलो, तो अब एक पॉइंट टू पॉइंट, पहले इतना ही चीज एक बार फिर से अच्छे से समझेंगे, पूरा नोट्स लिख के। ठीक है, चलो। ओके, तो यहाँ पास हमने पूरा एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए पूरा नोट्स तैयार कर लिया है। अगर एग्जाम में आता है तो आप यही चीज़ लिखेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ एक्सप्लेन किया गया है। फिर उसके बारे में डायग्राम, फिर इसके बाद एक मेन डायग्राम और आता है। यहाँ पास हम लोग समझेंगे कि ये जो श्रेणियाँ आई हैं वो कैसे होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक एक्चुअल वाला डायग्राम जो आपके बुक में मिलेगा उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलो, तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पास पॉइंट जो हमने लिख रखा है। सबसे पहला पॉइंट बोलता है क्या, कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारते हैं तो वो विभिन्न रंगों के नियमित क्रम में विभक्त हो जाता है। अलग अलग रंगों में एक प्रॉपर क्रम में विभक्त होता है, जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो स्पेक्ट्रम की अगर परिभाषा आपको लिखनी होगी आगे एग्जाम में तो उसके लिए ये है। फिर आगे देखते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। हाइड्रोजन गैस को एक्चुअल में जो हाइड्रोजन होती है वो H2 के फॉर्म में रहते हैं। अगर यूनिवर्स में बात करेंगे तो H2 के फॉर्म में रहता है, तो उसी के साथ चलेंगे। हाइड्रोजन गैस को गर्म करने पर हाइड्रोजन अणु परमाणु के रूप में विभक्त हो जाता है। मतलब H2 जो है वो विभक्त हो जाएगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन अलग अलग परमाणु के रूप में विभक्त हो जाता है। चूंकि हाइड्रोजन परमाणु में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है। अतः यह ऊर्जा पाकर उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में चला जाता है। देखो यहाँ पास पहला हमारा इलेक्ट्रॉन था, ये हाइड्रोजन के लिए बना गया है। सबसे अंदर वाला जो कक्षक दिख रहा है वो ये वाला, ये उसका केंद्र है। फिर उसके बाद पहला कक्षक, जैसे हम लोग इसको एनर्जी देंगे तो यहां से निकलकर ये दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठवें में, सातवें, आठवें में, किसी भी में जा सकता है। क्लियर है ना? तो यही यहां पास लिखा है, अतः यह उच्च ऊर्जा पाकर उच्च ऊर्जा स्तर वाले कक्षक में चला जाता है, जो केवल 10⁻8 सेकंड तक रुकता है। अब यहाँ पास एक चीज आप नोट करेंगे, जैसे ही हम यहाँ पास ऐड करेंगे, जैसे ही हम ऊर्जा देना बंद करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन केवल 10⁻8 सेकंड तक ही रुककर अपनी कक्षा में वापस आ जाता है। क्या ऐड करेंगे, समझ आ गया ना यहाँ पास? ठीक है, वापस अगर समझ नहीं आया एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए। कंटिन्यू करते हैं। वापस आते समय देखो, ऊर्जा दिए, ये उच्च ऊर्जा वाले किसी भी स्तर में चला गया। जैसे एनर्जी देना बंद किए 10⁻8 सेकंड तक रुका, फिर वापस आ रहे हैं। वापस आते समय भिन्न भिन्न ऊर्जाओं के विकिरण को उत्सर्जित करता है। अलग अलग ऊर्जाओं वाले विकिरण को उत्सर्जित करता है, जिसकी आवृत्ति और फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तरंगदैर्घ्य को वेवलेंथ, जो अलग अलग आवृत्ति और अलग अलग तरंगदैर्घ्य की होती है, जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के रूप में प्राप्त होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये आपके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए डेफिनेशन हो गया। अब बात करते हैं आगे, थोड़ा सा और पॉइंट पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? स्पेक्ट्रोस्कोप से देखने पर यह पता चलता है कि ये रेखाएं बहुत सारी होती है, एक अकेले नहीं, बहुत सारी रेखाएं होती है, जिन्हें हम लोग श्रेणियां कहते हैं। अब देखो यहां पास बात करते हैं कि वो श्रेणी क्या क्या चीज है। पहला लाइमन श्रेणी होती है, फिर दूसरा बाउमर श्रेणी, पाश्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी, हम्फ्री श्रेणी। अगर आप एनसीईआरटी यूज कर रहे होंगे तो ये हम्फ्री का नाम नहीं होगा, लेकिन आप नोट कर सकते हैं इसको भी। ठीक है, तो ये एक 6 श्रेणियां यहाँ पास मिलती है। अब देखो इसको समझेंगे कैसे। पहला वाला देखोगे लाइमन, तो ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होके वापस आता है, उसके बारे में बात करेंगे। देखो ये विकिरण कब निकालेगी?
जब इलेक्ट्रॉन वापस आते रहती है तब विकिरण उत्सर्जित करता है। क्लियर है ना? चलो यही चीज देखते हैं कि यहां पास से इधर की ओर आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा तो उत्सर्जित करेगा। तो लाइमन श्रेणी क्या होता है? जो लाइमन नाम का वैज्ञानिक था वो अपने श्रेणियों में क्या चीज बताया कि जितने भी उच्च ऊर्जा के कक्षक, कोई भी हो सकता है, कोई भी, अगर वो पहले वाले कक्षक में आता है, इलेक्ट्रॉन किस में आता है? पहले कक्षक में आता है। कहां कहां से आ सकता है? दूसरे कक्षक से आ सकता है। देखो यहां पास ये दूसरा कक्षक हो गया, वहां से आ रहे हैं। तीसरे कक्षक से आ सकता है, चौथे कक्षक से आ सकता है, पांचवें कक्षक से, छठवें, सातवें, आठवें, इन सारे कक्षकों में से अगर पहले कक्षक में आता है तो उसे हम लोग लाइमन श्रेणी कहते हैं। बात क्या किए? कौन से कक्षक में आता है उसको N1 के नाम से डिनोट करेंगे। जिस कक्षक में प्रवेश करेगा उसको N1 बोलेंगे, और कहां कहां से आता है उसको बोलेंगे N2। N1 का मान क्या चीज है? किस कक्षक में आता है? पहले कक्षक में आता है। और N2 का मान क्या चीज है? मतलब कहां कहां से आ सकता है? पहले के छोड़ जो भी आगे का नंबर होगा उसमें से, दूसरा, तीसरा, डैश डैश डैश, जितने भी कक्षक हो सकती है वहां सभी जगह से आएगा। इसको बोलते हैं लाइमन श्रेणी। आगे कंटिन्यू करेंगे तो मिलता है बॉमर श्रेणी। बॉमर नाम, अगर इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो जो सबसे पहले स्पेक्ट्रम रेखाएं जो दिखाया था वो बॉमर ही था। ठीक है, बॉमर ने सबसे पहले अपना ये स्पेक्ट्रम को प्रतिपादित किया था, जो बताया था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं से उच्च ऊर्जा से आ सकता है दूसरे नंबर के कक्षक पर। तो हमारा N1 जो कक्षक आएगा किसमें आएगा? दूसरे नंबर के कक्षक पे आएगा। N1 बताता है कि कहां आने वाला है, और N2 बताता है क्या? कि कहां कहां से आएगा। तो कहां कहां से पॉसिबल है? देखो तो तीसरे से आ सकता है, चौथे से आ सकता है, पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें, कहीं से भी आ सकता है। उसके बाद पाश्चन की बारी आती है, तो पाश्चन ने बोला कि क्या बोल दिया पाश्चन ने? जो इलेक्ट्रॉन होती है वो तीसरी कक्षक में आनी चाहिए, यानी N1 होना चाहिए 3, और N2 इक्वल टू क्या होना चाहिए? इसके बाद जितने भी कक्षक होते हैं, तीसरे कक्षक के बाद जितने भी कक्षक होंगे उच्च ऊर्जा वाले होंगे तो वहां से आ सकते हैं, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। फिर उसके बाद ब्रैकेट आया। ब्रैकेट बोला कि अगर चौथे कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो N1 इक्वल टू 4 बोल दिया। कहां कहां से प्रवेश करेगा? जो उच्च ऊर्जा वाला होगा, और 4 से उच्च ऊर्जा कौन सा है? 5, 6, 7 डैश डैश डैश। वैसे ही फुंड आया। फुंड ने बोला कि कौन से कक्षक में प्रवेश करेगा? पांचवें कक्षक में। कहां कहां से प्रवेश करेगा? तो N2 इक्वल टू 6, 7, 8 ऐसे डैश डैश डैश। अगला हम्फ्री की बारी है, तो हम्फ्री ने बताया कि जो प्रवेश करता है इलेक्ट्रॉन वो छठे कक्षक में होगा, और कहां से प्रवेश करता है? सातवां, आठवां, और कोई भी कक्षक, उच्च ऊर्जा होना चाहिए। तो ये कुछ वैज्ञानिक थे। यहां पास वैज्ञानिक के नाम आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर आपको श्रेणियां का नाम याद हो गया तो उसके सामने जो लिखा है वही उसका नाम है, वैज्ञानिक का नाम। लाइमन, बॉमर, ये सब वैज्ञानिक के नाम है। पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्री, ये सब के सब वैज्ञानिक के नाम है। क्लियर है ना? चलो, तो ये यहाँ पास हमारा अगर थ्योरी की बात करते हैं तो यहाँ तक खत्म होता है। लेकिन अब जो मेन इंपॉर्टेंट बाकी है वो क्या चीज है? इसके एक और डायग्राम बनाएंगे जो आपके बुक में दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग यहाँ पास एनर्जी के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि पहले वाला से दूसरे वाले कक्षक, तीसरे वाले, चौथे वाले कक्षक में जाने के लिए कितनी ऊर्जा लगती है। या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि बाहर के कक्षकों से अंदर की कक्षकों में प्रवेश करने के लिए कितनी ऊर्जाओं का उत्सर्जन करेगा। क्लियर है ना? चलो, तो वापस से एक बार जो निकालना है वो राइट डाउन कर देता हूं। एक और डायग्राम बना लेते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। चलो, ओके, तो हम लोग यहाँ पास क्या देख रहे हैं, थोड़ा सा अभी देखने वाले हैं। ये एक्चुअल में आपका डायग्राम दिखाई देगा बुक में, जहाँ पास क्या दिखाई देता है, ये सब क्या है? n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, ये सब है। पहला वाला है n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 7, n इक्वल टू 8। यहाँ पास अभी मैंने डायग्राम बनाया था सेम, उसमें n का वैल्यू 1, 2, 3, 4 दिखाई दे रहा था, वो एक्चुअल में ये चीज़ है।
ठीक है। अगर पहले वाला कक्षक में आता है n इक्वल टू 1, मतलब पहले कक्षक में आता है, कहीं से भी आए, चाहे 8वां से आए, 7वां, 6वां, 5वां, तीसरा, दूसरा, कहीं से भी आए, उसको लाइमन श्रेणी बोलेंगे। दूसरा में आया तो बॉमर, तीसरा में आया तो पाश्चन, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर चौथे में आया तो ब्रैकेट, पांचवें में आया तो फुंड, छठे में आया तो हम्फ्री श्रेणी कहलाएगा। क्लियर है ना यहां तक? अब देखो हर एक श्रेणी के लिए n1 और n2 यहां पास मैं लिख दिया हूं, वहां पास मैं लिखा था डायग्राम में, यहां अलग से एक टेबल बना के लिखा हूं, साथ में उसका क्षेत्र की कौन सा क्षेत्र में आएगा और उसका तरंग दैर्ध्य। क्लियर है ना? चलो यहां पास श्रेणी अगर लाइमन है तो कौन से वाले में कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा? पहले कक्षक में। कहां से? उच्च ऊर्जा क्या क्या हो सकती है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कोई भी हो सकता है। ऐसे बॉमर के लिए n1 दिखाई दे रही है, ये चीज अब भी बोला यहां पास। अब वापस से अगर क्षेत्र की बात करते हैं तो लाइमन का क्षेत्र होता है पराबैंगनी, बॉमर का होता है दृश्य क्षेत्र, पाश्चन का होता है निकट अवरक्त, और बाकी तीनों का होता है सुदूर अवरक्त, सुदूर अवरक्त, सुदूर अवरक्त। क्षेत्र की बात करें, उसकी तरंग दैर्ध्य की बात करेंगे तो यहां पास लाइमन में जो तरंग दैर्ध्य मिलेगा वो रहेगा 4000 एंगस्ट्रॉम से कम, बॉमर में रहेगा 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम तक, पाश्चन में रहेगा 7000 से ज्यादा, ब्रैकेट में रहेगा 7000 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा, फुंड में रहेगा 7000 के बराबर, और हम्फ्री में भी रहेगा 7000 के बराबर। तो ये चीजें आप जो टेबल में दिखाई दे रही है वो अच्छे से याद कर लेंगे। और अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो चीज से रेखाएं, तरंग रेखाएं की संख्या के लिए एक फॉर्मूला निकालेंगे। क्लियर है? जिसको हम लोग V बार के नाम से जानते हैं, जिसके इक्वल होता है 1/λ। ये अभी हम लोग निकालने वाले हैं। क्लियर है? चलो, तो यही चीज निकालने के लिए मैं फॉर्मूला लिख दिया हूं। दो कक्षाओं के मध्य जो ऊर्जा अंतर होती है उसे हम लोग लिखेंगे डेल E इक्वल टू E2 माइनस E1। ये तो सिंपल सी चीज है, ठीक है, आपको भी पता होना चाहिए। अब उसके नीचे क्या लिखा है? जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है, हमने निकाला है एनर्जी का फॉर्मूला। कहाँ निकाला है? थोड़ा सा याद कीजिए तो, ठीक है, याद आया? होप आपको याद आया होगा। ये जो है वो बोर के लिए एनर्जी फॉर्मूला निकाले थे, कक्षक की एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला डिराइव किए थे वो था। आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो पीछे जाके देख सकते हैं। बोर के लिए परमाणु मॉडल को चेक करेंगे तो आपको सब मिलेगा। कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पास हमारे पास जो फॉर्मूला है उसको अच्छे से सेट करते हैं, जमाते हैं। तो यहाँ पास देखो, सबसे पहले यहाँ दोनों जगह ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे HC का, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया HC का, बाहर में करेंगे और यहाँ पास HC को यहाँ करेंगे। तो जो ब्रैकेट के अंदर दिख रहे हैं उसको R सपोज करेंगे, R, जिसको रिगबर्ड नियतांक बोलते हैं। रिगबर्ड नियतांक, रिगबर्ड नियतांक, जिसका मान होता है 109,678 पर सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर इनवर्स। अब और कुछ चीज जानने के लिए है EN। EN का लिए हमने वो फॉर्मूला पढ़ा है क्या? डी ब्रॉगली का। क्या होता है डी ब्रॉगली? इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा। इक्वल के जगह इक्वल, माइनस के जगह माइनस, इसको पूरा मान लिया हम लोग R, तो ये मैंने भी लिख दिया R। HC के जगह HC जेड स्क्वायर। जेड की वैल्यू क्या होगी? किसके लिए निकाल रहे हैं? नाम देखो तो, नाम देखो, नाम देखो, नाम देखो, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का क्रमांक कितना होता है? जेड का मतलब होता है क्रमांक। जेड की वैल्यू होती है 1, होती है ना? तो यहां पर जेड की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइड में n का स्क्वायर। HC दोनों तरफ से कट गया, तो 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया? माइनस R अपॉन n का स्क्वायर। अब हम लोग फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं, यहां पास नहीं, उसी को किए हैं। क्या करेंगे अब? यहां पास हमको क्या निकालना पड़ेगा? E2 माइनस E1। थोड़ा जल्दी कर दिए, एक सेकंड, ये आप थोड़ा सा ये ना करके वैल्यू पुट करेंगे ऊपर में। डेल E इक्वल टू क्या पता है हमको? E2 माइनस E1। और E2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहां पास इसको अगर En को अच्छे से लिखेंगे, En को, तो माइनस इसके जगह R HC जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड का वैल्यू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, n स्क्वायर। यह हमारा छोटा सा फॉर्मूला आ गया। अब इस ऊपर में पुट करेंगे तो डेल E इक्वल टू क्या हो जाएगा? E2 का वैल्यू, E2 के लिए R कांस्टेंट है, R की जगह R, H भी कांस्टेंट, C वेग है भी कांस्टेंट, n की वैल्यू हो जाएगी n2 का स्क्वायर।
बीच में माइनस, हम भी माइनस। अब यहाँ पास n1 के लिए E1 के लिए लिखते हैं, यहाँ पास n की जगह 1 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, देखो निगेटिव है इसलिए ब्रैकेट RHC डिवाइडेड बाई n1 का स्क्वायर। अब डेली को क्या लिख सकते हैं, HC अपॉन लैम्डा। अब दोनों में देखेंगे कुछ कॉमन भी दिखाई दे रहे हैं, क्या दिखाई दे रहे हैं, RHC और RHC में बाहर निकाल दिया। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, देखो माइनस माइनस प्लस, ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा जिसको हम लोग पहले लिखेंगे। ऊपर का RHC पूरा बाहर है, ऊपर में कुछ भी नहीं मतलब 1 और नीचे में n1 स्क्वायर। अब यहाँ पास माइनस को लिखेंगे क्योंकि बाहर प्लस निकला है, माइनस को निकाले नहीं है, अंदर लिखना पड़ेगा। RHC बाहर निकाल चुके हैं, बचा है केवल नीचे में n2 स्क्वायर, ऊपर में पूरा खाली हो गया था। HC कट गया, हमारा 1 अपॉन लेमडा का वैल्यू, R का वैल्यू पुट करना चाहें तो कर सकते हैं। सेंटीमीटर इनवर्स। ये हमारा आ गया रेखाओं की संख्या के लिए फॉर्मूला, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी भी श्रेणी के लिए निकालना हुआ तो ये पता होना चाहिए। क्लियर है ना। अब देखो यहां पास n1 क्या चीज है, देखो सबके लिए n1 दिखाई दे रहे हैं, सबके लिए n2 का वैल्यू भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये चीज आपको दिखाई दे रही है ना, ठीक है। मैं स्क्रीन में आपके लिए ये चीज एक नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा जो हर एक श्रेणी के लिए ये फॉर्मूला पुट किया हुआ दिखाई देगा आपको, और साथ में हर एक श्रेणी के बारे में दो लाइन। लाइमन किसको बोलेंगे, उच्च ऊर्जा स्तर से पहले वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो उन श्रेणियों को लाइमन बोलेंगे। दूसरी कक्षक में प्रवेश करेगा तो बॉमर बोलेंगे। तीसरे में प्रवेश किया पाशन, ऐसे करके खुद से लिख सकते हैं। n1 की वैल्यू फॉर्मूला अगर निकालना चाहेंगे तो n1 की वैल्यू हमारे पास 1 है, n2 की वैल्यू 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं अगर डिजर्व करता है तो। क्लियर है। चलो, तो आज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म होता है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, ये फॉर्मूले से रिलेटेड, ये फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल हम लोग इस चैप्टर के लास्ट में करने वाले हैं, जो आपके नीट और जेई के बेस पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप नीट और जेई की स्टडी कर रहे होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए हमारे क्लासेस में। क्लियर है। चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।